हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज के टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो। फटाक से पैरों पे लेकर के रेडियो जो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा यूनिट टाइम का नहीं है बेटा? तो ऑप्शन होगा पैरालैक्टिक सेकंड, बिकॉज 1 पैरालैक्टिक सेकंड जो होता है बेटा वो होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, और लाइट ईयर जो होता है बेटा वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। होप आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा एक बॉडी है जिसको हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर रोटेट कराया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर अगर घुमाया जा रहा है बेटा तो इसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है बेटा इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपसे वी पूछ रहा है, तो वी इक्वल टू होता है बेटा आर ओमेगा। आर है आपका 20 × 10⁻² मीटर में, और ओमेगा है बेटा आपका 10 रेडियन पर सेकेंड। तो वी इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव, एक ईएम वेव दिया हुआ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए कह रहा है कि कौन सा प्रिडिक्शन आपका सही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पहला है बेटा कि ये वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये साइन वाले टर्म्स को, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी -z दिया हुआ है। इसका मतलब आपका वेव जो है वो +z एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है बेटा। मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि अगर कोई वेव का जो ये वाला फंक्शन है वो -z में दिया हुआ है, इसका मतलब वो +z में ट्रैवल कर रहा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? क्योंकि बेटा जिधर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रैवल करेगा। तो ये वाला टर्म जो है वो एकदम एग्जैक्टली सेम होने वाला है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में साइन ओमेगा टी -z/c लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ें दिख रही हैं साथ में? या कॉस दिख रहा है तो ये गलत हो गया बेटा, ये प्लस में है गलत हो गया, प्लस में गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ये दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है इसका। ये देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किधर है बेटा? इधर की तरफ। क्यों, कैसे पता? देखो ये आई कैप दिया हुआ है और जे कैप दिया है। तो आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से 90 डिग्री पे होगा। और यहाँ पर आप वैल्यू देखो बेटा, अभी भी जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो आई एक्सिस पे ही है, आई कैप पे ही है, और इसका जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जे कॉम्पोनेंट है बेटा वो -j की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो ये आई कैप और ये -j कैप, तो ऑप्शन नंबर 2 एक्जैक्टली करेक्ट है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एक स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज का MSR दिया हुआ है, यानी कि मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 0 mm। इसका CSR भी दे रखा है बेटा। CSR आपका कितना दिया हुआ है? सर्कुलर स्केल 52 डिवीजन। पिच है आपका बेटा कितना? 1 mm का पिच दिया है। तो लिस्ट काउंट कितना होगा बेटा? 1, यानी कि 1 mm पिच डिवाइडेड बाई कितने डिवीजन्स हैं, तो ये होगा बेटा 0.01 mm। लिस्ट काउंट मिल चुका है। तो अगर आपको रीडिंग निकालना है तो रीडिंग इक्वल टू क्या होता है बेटा? MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट। तो MSR है 0, CSR है 52, लिस्ट काउंट है 0.01, यह आएगा 0.52 mm में। बट आंसर आपका सेंटीमीटर में दे रखा है बेटा, तो 0.052 सेंटीमीटर होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? एक स्टोन है जिसको h हाइट के एक टावर से ड्रॉप कराया जा रहा है। ओके, तो ये जब स्टोन जब नीचे गिरेगा तो वो कितना टाइम लेगा? तो आप इसके लिए क्वेश्चन लिखो h = UT + ½ AT² लिखते हैं बेटा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो -h होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, -½ g और यहाँ पे t²। तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है बेटा? ½ g t², और g आपको कितना लेने के लिए कह रहा है बेटा? 10। तो h = कितना होगा बेटा? 5t²। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बेटा? 1 सेकंड के बाद एक और स्टोन को ड्रॉप कराया जा रहा है किसी बालकनी से जो कि 20 मीटर बिलो है, यानी कि यहाँ से 20 मीटर की बिलो हाइट पर 20 मीटर के बिलो हाइट पर एक स्टोन को 1 सेकंड के बाद ड्रॉप कराया जा रहा है। और कह रहा है कि दोनों स्टोन नंबर 1 और स्टोन नंबर 2 दोनों यहाँ पर एक ही साथ गिर रहे हैं। तो बताओ बेटा स्टोन नंबर 2 को कितना हाइट ट्रैवल करना पड़ेगा? h-20 ट्रैवल करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखो, तो हाइट है h-20 माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ होगा, ut -½ gt² लिख सकते हैं इसको। तो -h-20 इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 होगा, -½ × 10। अब ये जो टाइम है बेटा वो कितना लगेगा? t-1 लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के बाद गिर रहा है ना, तो इसको गिरने में 1 सेकंड कम समय लगेगा, और दोनों को साथ में गिरना है तो t-1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप देख पा रहे हो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, आपको मिलेगा h-20 = 5 t-1 का होल स्क्वायर। h की वैल्यू हम लोग रखेंगे बेटा 5t², तो यहाँ मिलेगा आपको 5t² - 20 = 5। बेटा इसको ओपन करो, आप मिलेगा 5t² t² + 1 -2t। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पे मिलेगा 5t² - 20 = 5t² + 5 - 10t। 5t² से 5t² कैंसिल होगा बेटा।
अब ये 10t इधर की तरफ जाएगा तो प्लस 10t होगा और ये माइनस इधर आएगा तो 25, तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स आएगा बेटा आंसर। बट यहाँ पर हमसे हाइट पूछ रहा है बेटा h की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने टाइम निकाल लिया 2.5, तो हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है और h की वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू 5 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। तो बेटा h कितना आ जाएगा आपको देखो यहाँ पे ध्यान से, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर तो 6.25 हो जाएगा बेटा। तो h इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास कितना, लगभग 30, तो यहाँ पर 31.25, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इज मूविंग ड्यू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक आदमी है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, वो कितना दिया बेटा 5i क्या। आगे देखो क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन अपीयर्स हिम, यानी कि ट्रेन उस चलते हुए आदमी को दिखाई दे रहा है बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में इस स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन VTM, ये कैसा होगा बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, कितना होगा बेटा, ये कह रहा है 5√3 बेटा नॉर्थ डायरेक्शन मतलब जे कैप। आपसे पूछ रहा है बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, देखो एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5√3 जे कैप दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है बेटा आपसे, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन दिया बेटा 5i कैप। इसको इधर की तरफ लेकर के आएंगे तो 5i कैप और प्लस 5√3 जे कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए बेटा मैग्नीट्यूड इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट का स्क्वायर 25 और यहाँ पर प्लस 25 इंटू 3 दैट विल बी √100 और √100 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखो बेटा एक रफ इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है, कह रहा है ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब आगे ड्राइव करने वाला जो फोर्स होगा वो पीछे ड्राइव करने वाले मतलब पीछे रोकने वाले फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा बेटा, ये वाला फोर्स, यानी कि पीछे लगने वाला फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर दे रहा होगा, कैंसिल कर दे रहा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। आगे क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है। पहले तो सारे फोर्सेस बनाओ बेटा, यहाँ पे लगेगा mg, अगर ये एंगल कितना दिया हुआ बेटा थीटा दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का, तो ये होगा आपका थीटा, तो यहाँ मिलेगा आपको क्या mg cos थीटा, और ये मिलेगा आपको नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ क्योंकि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन F लगेगा। इज इट क्लियर, चलिए ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो कॉन्टैक्ट है, और एक ये नॉर्मल रिएक्शन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही वो फ्रिक्शन वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जो हमें निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n की वैल्यू होगी mg cos थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये वाले f के, और ये वाला f कितना है बेटा mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना है mg sin थीटा। और हमें क्या है रिजल्टेंट चाहिए, तो n और f का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगा बेटा mg का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस mg का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको कितना बेटा mg का स्क्वायर, जो कि कितना होगा बेटा mg होगा, और ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg एंड m इक्वल टू 8 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल एज शोन इन द फिगर। देखो बेटा यहाँ पर एक मास है जो कि 2 kg का, और यहाँ पर एक मास है बेटा 8 kg का, इन दोनों को एक सरफेस पे रखा गया है, और ये है आपका स्मूथ सरफेस, बट यहाँ पर है आपका फ्रिक्शन जिसका कोएफिशिएंट है बेटा 0.5, कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बताओ इसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लगा जाए कि ये दोनों सिस्टम एक साथ ट्रैवल करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आपसे पूछ रहा है बेटा बताओ ये फोर्स कितना मैक्सिमम हो कि दोनों एक साथ ट्रैवल करें। देखो ये वाली ब्लॉक और ये वाली ब्लॉक को एक साथ ट्रैवल करने का नेसेसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, जैसे ये आगे की तरफ अगर मूव करना चाहेगा बेटा तो फ्रिक्शन की वजह से, मतलब दोनों की वजह से, कॉन्टैक्ट की वजह से इधर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो इन दोनों के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखे। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इंटू mg, और m कितना बेटा 2, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 इंटू 10, बेटा ये 20 हो गया, और 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 0.5, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 10 न्यूटन। अब ये जो 10 न्यूटन है बेटा वो इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करना चाहिए ना, तो अगर मुझे ये जो 10 न्यूटन मिल रहा है बेटा, ये जो 10 न्यूटन है वो
इस वाले ब्लॉक को एक्सेलरेट करना चाहिए, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास कितना है बेटा 10। नेट फोर्स F इक्वल टू क्या होता है बेटा ma होता है, तो A इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका F अपॉन m होगा। तो एक्सेलरेशन आ चुका है 10। तो अब मुझे बताओ कि ये कितना फोर्स लगाऊं कि ये एक्सेलरेशन पे जाए। तो एक्सेलरेशन F इक्वल टू सॉरी फोर्स हो गया बेटा आपका, निकालना है मुझे, मास हो गया आपका 8 और 2 10 इनटू एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपके पास। एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा हमारे पास, सॉरी हमने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाला है 10, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 अपॉन 2 5 का एक्सेलरेशन आ रहा है। और बेटा देखो हमने फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकाला है 10 न्यूटन निकाला है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 फोर्स लग रहा है, और 2 का ये क्या होगा 2 का आपके पास मास है, तो 5 का एक्सेलरेशन आ गया। और अगर 5 का एक्सेलरेशन आ गया तो दोनों को साथ चलना है, तो दोनों का एक्सेलरेशन 5 होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो नेट फोर्स लिखा है बेटा F इक्वल टू दोनों का मास 10 और दोनों का साथ का एक्सेलरेशन 5, तो F इक्वल टू कितना आ गया 50 न्यूटन। यानी कि मैक्सिमम फोर्स जो हम लगा सकते हैं वो कितना लगा सकते हैं बेटा 50 न्यूटन। और यहाँ पर 49 दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने 10 लिया है और ये 9.8 पे होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा बेटा। अ थिक रॉड ऑफ लेंथ L, क्या कह रहा है बेटा, एक थिक रॉड है जिसका लेंथ L है, इस पिवटेड एट वन एंड, यहाँ पर इसको पिवट करके रखा गया है, रोटेटेड विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और इसको यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं। लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन एट द पॉइंट L/4। L/4 पे एक पॉइंट है जिसका नाम है T1 पॉइंट, और एक दिया हुआ है बेटा कितना 3L/4, यानी कि थोड़ा सा और आगे दिया हुआ है 3L/4, ये पॉइंट T2 है। आपसे पूछ रहा है कि T1 और T2 का क्या रिलेशन होगा। देखो बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमना चाहता है, ये ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूमना चाहता है, तो सेंटर की तरफ इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, F इक्वल टू mv²/r। बोलो है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि कह रहा है ओमेगा कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, अगर देखो T1 वाले पॉइंट को देखो तो क्या इसका रेडियस कांस्टेंट नहीं है। अगर ये गोल गोल घूमना चाहेगा तो क्या ये रेडियस कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। अगर आप T1 को देखो तो T1 वाले पॉइंट पे ये जो रॉड घूम रहा है उसको कितना मास होल्ड करना है, तो ये पूरा मास होल्ड करना है T1 वाला, है कि नहीं। तो T1 जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। तो T1 वाले पॉइंट पे मास इतना सारा है, इतना सारा, और T2 वाले पॉइंट पे कितना मास है, केवल इतना मास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 का मास क्या है, ज़्यादा है, T1 को ज़्यादा मास होल्ड करना है, तो T1 वाले का पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी यू दिया हुआ है कितना, x पे पावर 4/4 माइनस x²/2। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, देखो बेटा मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया हुआ है 2 जूल दिया हुआ है। देन द मैक्सिमम स्पीड, आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड पूछने के लिए बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। उस सिनारियो में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आपको मिलेगा 4x पे पावर 3/4 माइनस 2x पे पावर 1/2, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, आपको मिला x³ माइनस x। और हमें मिला ये क्या, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर करना होता है, 0 के। तो x³ माइनस x इक्वल टू 0, तो x³ इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, x आया, एक x से x कटेगा तो x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है बेटा, +-1 आई है। अब आपसे कह रहा है बेटा कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, u इक्वल टू कितना बेटा 1 रखो यहाँ पे, 1/4 माइनस 1/2, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आएगा 4, 1 माइनस 2 2 जा 4, तो -1/4। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितना है बेटा, -1/4। हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी 2 दिया हुआ है बेटा, और ये मैकेनिकल एनर्जी 2 दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, हमने निकाला है -1/4। इसको इधर लेकर के आओ तो 2 + 1/4 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 2 8 1 9/2। काइनेटिक एनर्जी आपके पास 9/2 आता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ½ mv² इक्वल टू 9/2। ये 2 से 2 कटेगा बेटा। मास कितना दिया हुआ है आपके पास, मास आपके पास दिया है प्यारे बच्चे 4, सॉरी यहाँ पर ये 4 आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 9/4 आएगा, ठीक। तो ये 2 2 जा 4, क्यों बेटा, देखो यहाँ पर 4 2 जा 8, तो एलसीएम 4 आएगा ना, हाँ यहाँ पे 4, तो 2 2 जा 4, 9/2 मिला। और मास कितना दिया बेटा 1 किलोग्राम, तो v² इक्वल टू क्या मिला 9/2, तो v इक्वल टू √9/2। तो v इक्वल टू अगर आपको √9/2 मिल रहा है तो मतलब 3/√2, 3/√2 ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह रहे हैं कि x कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट बताना है। तो पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ बेटा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? ए इक्वल टू खींचने वाला फोर्स यानी कि m2g अपॉन टोटल मास यानी कि m2 प्लस m1 ये आया बेटा सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ यानी कि इसका एक्सेलरेशन है माइनस जे की तरफ, माइनस वाई एक्सिस की तरफ, और ये इधर की तरफ जाएगा और इसका एक्सेलरेशन किधर? एक्स की तरफ। तो हमसे पूछ रहा है बेटा एक्स कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास। तो ए एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा? पहले वाले मास का m1 और उसका एक्सेलरेशन कितना है? m2g अपॉन m2 प्लस m1 प्लस दूसरा वाला मास कितना है बेटा? m2 और उसका एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन कितना है? 0 और टोटल मास कितना है बेटा? m2 प्लस m1। अब आप ध्यान से देखो अगर तो आपको मिला बेटा ACOM इक्वल टू m1 m2g अपॉन m2 प्लस m1 और नीचे m2 प्लस m1 एक और है। तो ACOM कितना है बेटा? m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आएगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? m1 m2g अपॉन ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बेटा देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई सारे टेस्ट में कर रखा है, तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोग वापस से अपने खुद से भी एक बार ट्राई कर लो। सबसे पहली बात है बेटा कि इस बड़े वाले स्फेयर से ये डिस्क है, इस डिस्क का मास अगर कैपिटल M है तो इसका मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? टोटल मास m और डिस्क का एरिया होता है बेटा पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है? पाई r स्क्वायर दिया हुआ। चलिए ठीक है, अब बताओ मुझे ये छोटा सा डिस्क इसमें से काट के निकाल रहा है कितने रेडियस का? बेटा ये डायमीटर दिया है r, तो रेडियस कितना? r/2 रेडियस काट के बाहर निकाला गया है। तो आप बताओ मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क कितना होगा बेटा? मास पर यूनिट एरिया में कितना मास है इनटू कितना एरिया तुमने रिमूव किया है? तो तुमने रिमूव किया है बेटा तुमने एरिया रिमूव किया है पाई r/2 का स्क्वायर। तो हमें कितना मिलेगा? m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो कितना मास तुमने रिमूव कर दिया? तुमने मास रिमूव किया बेटा m/4। तो अब पूछ रहा है बेटा कि इसको रिमूव करने के बाद जो ये बड़ा वाला जो पोर्शन आपके पास बच रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ I कितना होगा? ठीक, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। तो सबसे पहले बेटा I होल डिस्क, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इस वाले एक्सिस के, मतलब ऐसा है यहाँ पे क्रॉस बना लो, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क कितना होगा? तो बेटा देखो किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है? रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है? तो ये वाला वो एक्सिस है जिसके अबाउट पूछ रहा है। तो हमें इस वाले डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक्सिस तो हम लगाएंगे ना। तो पहले सेंटर ऑफ मास से इस वाले डिस्क, छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मास से कितना बेटा? आपका मास है m/4 और रेडियस इसका कितना बेटा? r/2 अपॉन देखो mr²/2 डिस्क का तो यही होता है सेंटर ऑफ मास से, प्लस टोटल मास कितना बेटा? m/4 इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? r/2। देखो ना इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? r/2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा बेटा? देखो 5 mr² और 4 4 16 टू 32। तो mr² अपॉन 32 प्लस बेटा ये 4 का इसका 16 हो जाएगा, तो mr²/16 एलसीएम आएगा आपके पास 32। तो आपको मिलेगा mr² प्लस 2mr²। तो आपको मिला कितना बेटा? 3mr² अपॉन 32। अब बड़े वाले में से इसको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो बड़े वाला मतलब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होगा बेटा? बड़ा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 माइनस 3mr²/32। तो एलसीएम आपके पास कितना बेटा? 32। तो ये कितने बार में जाएगा? 16mr²। ये हो गया 16mr² माइनस 3mr² डिवाइडेड बाई 32। तो I इक्वल टू कितना बेटा? 13mr² अपॉन 32। तो 13mr²/32 ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। और उम्मीद करते हैं बेटा कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर को एक रफ सरफेस पे रखा गया है, ऐसे करके रफ सरफेस पे रखा गया है और कह रहे हैं ये रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग का। बिना स्लिपिंग का मतलब है इसके ऊपर एक 49 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है रोलिंग मोशन कराने के लिए। और ऐसे सिनारियो में बेटा इसका रेडियस कितना है? r है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? 2r हो गई। और हमसे पूछ रहा है बेटा एक्सेलरेशन, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है? I अल्फा होता है। टॉर्क कितना होगा बेटा? 49 न्यूटन का फोर्स लग रहा है
और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 2r है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 7/5 mr² इंटू बेटा क्या आई अल्फा ना, तो अल्फा लिख लेते हैं। एक r से ये r कैंसिल होगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपके पास यहाँ पर 2 बचा, तो 35 2 जा 70 और m कितना है बेटा आपका 20 इक्वल टू क्या मिला r इंटू अल्फा। तो ये बेटा आपको मिला 3.5, तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिला 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा बेटा एक पॉइंट मास m1 और m2 है, प्लेस एट द ऑपोजिट एंड ऑफ अ रिजिड रॉड। तो एक रिजिड रॉड है बेटा, यहाँ पर आपका एक मास m2 है और यहाँ पर एक मास m1 है। द रॉड इज सेट टू बी रोटेटिंग एट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। यहाँ से इसको घुमाना है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है ऐसे करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोटेटिंग द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज मिनिमम। बेटा आपसे पूछ रहा है कि द पोजिशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग। अच्छा, अगर इस रॉड को मुझे ओमेगा नॉट से घुमाते रहना है, यानी कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते रहना है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये रॉड कितनी दूरी पे होनी चाहिए, यानी कि ये दूरी x दिया हुआ बेटा और ये कितना दिया हुआ है l-x दिया है। तो यानी कि आपसे बेसिकली ये x की वैल्यू पूछ रहा है जिससे कि वर्क डन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, वर्क डन मिनिमम हो जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्क डन जो होता है बेटा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन इक्वल टू होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमारे पास है ओमेगा वर्क डन निकालना है हमें, तो W इक्वल टू क्या मिलेगा आपको हाफ बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा m1 x स्क्वायर प्लस m2 l-x का स्क्वायर और इंटू बेटा ओमेगा स्क्वायर। अब वर्क डन को आपको क्या करना है बेटा, मिनिमम करना है, तो W अपॉन dx की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो हमें पहले डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो बेटा यहाँ पर हाफ तो हाफ है, इंटू आपको मिल रहा है बेटा इस वाले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो आपको मिलेगा m1 2x प्लस m2 बेटा ये 2 सामने आएगा इंटू 2 l-x और साथ में x का जब करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो -1 और इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो आपको मिलेगा m बेटा ये 2 जाकर 0 में मिल चुका है, तो m1 2x दैट मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू 2 l-x। तो आई थिंक 2 से 2 जाएगा बेटा, आपको मिलेगा m1x इक्वल टू m2l माइनस m2x। बेटा इसको इधर लेकर के आओ, m2 वाले टर्म को इधर लेकर आओ, तो m1x प्लस m2x इक्वल टू m2l। तो x कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m2l। तो बेटा वापस से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आएगी बेटा m2l डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2। तो m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद डिस्टेंस r ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। अगर कोई थिन स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है बेटा, 0 होता है। सरफेस पे क्या हो जाता है बेटा, मैक्सिमम हो जाता है, और जैसे जैसे दूर हटोगे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि ये ग्राफ बनेगा बेटा कैसा, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस r का ग्राफ। बेटा सेंटर से लेकर सरफेस तक तो वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही सरफेस यानी कि r पे आप पहुँचोगे, सरफेस पे r रेडियस पे, तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपको करेक्ट दिख रहा है। ये ग्राफ मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है आपसे। द इफेक्टिव एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी 0.1 मीटर स्क्वायर एंड इस टेम्परेचर इज 1000 केल्विन। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इट पर मिनट। बेटा एनर्जी सिग्मा ए टी पे पावर 4 स्मॉल लेटर टी, ये होता है एनर्जी एमिटेड। तो एनर्जी एमिटेड आपसे निकालने के लिए कह रहा है बेटा कितना होगा, तो E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। एरिया आपका 0.1 और टेम्परेचर आपका बेटा देगा 1000 पे पावर 4 इंटू टाइम दिया बेटा पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स के लिए। अब आपको ये एनर्जी निकालना है, बट बेटा ये जो एनर्जी आएगा वो जूल में आएगा, तो फाइनली मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसको किससे, 4.18 से, ताकि हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो एनर्जी इक्वल टू आएगा बेटा आपके पास 5.67, ऐसे रहने देते हैं। देखो बेटा 3 और इस पर 4 है ना, तो ये हो गया 12 और 12 में से 7 गया 5, यानी कि 10⁻5 इंटू 0.1 इंटू 60। तो E इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा 567। देखो ये 2 0 इसको दे दिया मैंने एक, और एक इसको भी दे दिया, तो 3 हो गया इंटू 1 इंटू 60 इंटू 10⁻2 ऐसा मिलेगा। 1 0 बेटा इसको दे दो, तो E इक्वल टू 567 इंटू 6 इंटू 10⁻3
तो E इक्वल टू बेटा 6 का 7 में 2 4 6 4 और 34 किलो जूल, इतना आ रहा है 3462 किलो जूल। अब बेटा इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए। 3462 डिवाइड बाई 4.18 किलो कैलोरी। जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा आपको 81 मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है बेटा? 1 बार बीइंग कंप्रेस्ड फ्रॉम, पहला वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 30 मीटर क्यूब, दूसरा वॉल्यूम कितना दिया है? 10 मीटर क्यूब, एंड इस टेम्परेचर डिक्रीजेज। T1 दिया है बेटा 320 केल्विन और T2 दिया है कितना? 280 केल्विन। आपसे प्रेशर 2 पूछ रहा है। PV इक्वल टू NRT वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे बेटा, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 प्रेशर पहला प्रेशर हो गया बेटा जो कि दिया आपका 1 बार, वॉल्यूम आपका दिया है 30 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर आपका दिया है 320 इक्वल टू P2 निकालना है बेटा। वॉल्यूम 2 आपके पास दिया है 10 का और टेम्परेचर 280 का दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपको P की वैल्यू मिलेगी 2.625 बार। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है बेटा? PV डायग्राम दिया हुआ है आपसे, सेमी सर्कल के फॉर्म में दिया हुआ है। वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ABC, A से B जाना है, B से C जाना है। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है बेटा? तो वर्क डन फ्रॉम PV ग्राफ क्या होता है बेटा? एरिया अंडर PV कर्व। PV कर्व का एरिया निकाल लेंगे और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? पाई R² होता है। बट क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। पूरा एरिया क्या होता है? पाई R² डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? अच्छा, तो पाई है बेटा। रेडियस कितना है? तो रेडियस है बेटा 1 से 3 तक है ना ये पूरा रेडियस। ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर हो गया 2, तो रेडियस हो गया 1, तो पाई बाई 2 आ रहा है आपके पास। ये एरिया आ रहा है। अब सवाल ये है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? आप देखो बेटा, अगर हम A to B जा रहे हैं, A to B, तो वॉल्यूम कम हो रहा है यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। तो कितना हो रहा है वर्क डन ऑन द गैस? ये है वर्क डन ऑन द गैस। और वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है? नेगेटिव में होता है। ओके सर, आगे बताइए। आगे कहानी है बेटा कि ये है वर्क डन बाय द गैस। ये यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है देखो। और ये वर्क डन कितना है? ये इतना है। तो काला वाला इतना बेटा और येलो वाला ये रहा। तो आपको दिख रहा होगा कि वर्क डन बाय द गैस बड़ा है, बोलो है ना? गैस ने पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। तो आंसर आपका किस में आएगा बेटा? आंसर आपका आएगा पॉजिटिव में। तो आपका आएगा π/2 वर्क डन, जो कि होगा π/2 ATML। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? स्टीम इज पास इनटू 54 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम 90 डिग्री सेल्सियस इफ द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम इज 536 कैलोरी पर ग्राम, मास ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो क्या कह रहा है बेटा? स्टीम इज पास्ड इनटू, देखो मान लेते हैं m अमाउंट ऑफ स्टीम पास किया गया है बेटा किसमें? 54 ग्राम ऑफ वाटर में, और 54 ग्राम ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जो भी सबसे पहले स्टीम क्या करेगा बेटा? अपना लेटेंट हीट यूज़ करके वो पहले वेपराइज कंडेंस होगा, पानी बनेगा। तो कितना होगा? ये ml होगा। तो ml यानी कि ये जो लेटेंट हीट इसने निकाला वो क्या हुआ? कंडेंस हो गया। अब उसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब 100 डिग्री सेल्सियस से उसको फाइनली कितने पे जाना है? 90 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। तो अब वो जो स्टीम था m, उस C, और टेम्परेचर इसको फॉल कितना करना है बेटा? 10 का करना है। ये जो हीट एनर्जी लॉस किया किसने? स्टीम ने देखो सबसे पहले तो लेटेंट हीट अपना लॉस किया बेटा कंडेंस होकर के। पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे था, फिर ये कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो बेटा यहाँ से हीट एनर्जी लूज़ किया होगा ना इसने, कितना? ml प्लस फिर 100 डिग्री वाटर से 90 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचा, यानी कि वापस से इसने कुछ हीट एनर्जी रिलीज़ की। ये दोनों हीट एनर्जी गेन करेगा कौन बेटा? आपका 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। तो वाटर का टेम्परेचर रेस करना है, तो वाटर का मास है 54। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? mc डेल्टा टी लगाएंगे बेटा 1, वाटर का 1 होता है, और डेल्टा टी टेम्परेचर 30 से 90 यानी कि 60। हमसे ये कैपिटल M की वैल्यू पूछ रहा है। तो m इंटू लेटेंट हीट कितना दिया बेटा? 536 प्लस m स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 10, और ये कितना हो गया बेटा? 540 इंटू 6, और ये कितना हो गया आपके पास? देखो बेटा ये हो गया 546 इक्वल टू 540 इंटू 6। ठीक, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 10 हो गया, यहाँ पर 54 ग्राम हो गया। तो आपको m कितना मिल गया बेटा? आपका m आ गया बेटा, ये देखो m इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 546 इंटू 6। ये बेटा ऑलमोस्ट 546 और 540 ये 1 के बराबर एक बार में कट जाएगा, तो ये लगभग 6 आ जाएगा। ठीक, तो पहले कितना था? 54 ग्राम मिक्सचर का पूछ रहा है, तो 6 ग्राम स्टीम भी आपका कंडेंस हुआ है। तो 54 प्लस 6 कितना हो गया? 60। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, 60 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? वन एंड ऑफ अ मेटल वायर इज फिक्स इनटू द सीलिंग। देखो बेटा यहाँ पर से एक मेटल वायर को यहाँ पे फिक्स किया गया है जिसका मास 2m के साथ लटकाया गया है।
फिर एक और वायर लिया गया है और इसको m मास से लटकाया गया है। अ सिमिलर वायर, अच्छा ठीक है, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या है बेटा, सेम है। अटैच टू द बॉटम लोड ऑफ द एनर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ईच वायर इज सेम। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर 2 दैट ऑफ वायर 1। देखो बेटा, ये है आपका वायर 1, ये है आपका वायर 2। अगर हम वायर 1 की बात करें तो वायर 1 पे टोटल लोड कितना है, mg, और ये वायर 1 का आपका क्या है बेटा, वायर 1 है। तो अगर मुझे इसका स्ट्रेन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन 1, पहले वाले वायर का स्ट्रेन क्या होगा बेटा, स्ट्रेस कितना है, mg अपॉन एरिया और यंग्स मॉडुलस गामा, पहला हो गया बेटा। अब स्ट्रेन 2, दूसरे वाले वायर का स्ट्रेन निकाले, तो दूसरे वाले वायर पे कितना मास है बेटा, एक तो 2m है और साथ में m भी तो है, तो 3mg, कितना 3mg अपॉन एरिया और गामा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। आपसे पूछ रहे 2 दैट ऑफ 1, तो स्ट्रेन 2 डिवाइड बाई स्ट्रेन 1 इक्वल टू 3mg अपॉन ay इंटू ay अपॉन mg। ay से y कटा, mg से mg कटा, तो बेटा s2 अपॉन s1 कितने के बराबर है, 3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। हाँ बेटा, ये एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बेटा, वाटर स्टैंड एट द डेप्थ h, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। हुज साइड्स वॉल और वर्टिकल एज शोन इन द फिगर, अ होल इज मेड एट द वन ऑन। देखो यहाँ पर एक होल मेंटेन करके रखा गया है बेटा, और कह रहा है कि वाटर यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो पूछ रहा है आपसे बेटा कि ये h की वैल्यू, स्मॉल लेटर h की वैल्यू कितनी हो जाए कि ये रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो आपको रेंज ओवरऑल निकालना है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज निकालना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहली बात कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh, ये वो वेलोसिटी है जिससे लिक्विड यहाँ पर गिर रहा है, ठीक, ओके सर। अगर हम पूछें कि लिक्विड कितने हाइट से गिर रहा है बेटा, y की वैल्यू बताओ, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखो 3h तो ये है, साथ में ये h, यानी कि 4h माइनस h, देखो ऊपर से h माइनस करना पड़ेगा। तो पानी इतने हाइट से गिर रहा है, तो इतने हाइट से पानी को गिरने में, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो y इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा दो। तो y की वैल्यू 4h माइनस h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हैं, प्लस हाफ g की वैल्यू g रहने देते हैं बेटा, और यहाँ पे t², और ये भी साइन माइनस में होगा क्योंकि हाइट नीचे की तरफ है। तो बेटा ये g का भी माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 4h माइनस h, बेटा ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा अपॉन g होगा, और इक्वल टू क्या होगा बेटा, t²। तो टाइम कितना आया, √2 4h माइनस h अपॉन g। ये आपको क्या मिला है, ये अपने को मिला है प्यारे बच्चे टाइम, कि कितने देर में ये यहाँ से गिर जाएगा। और हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो रेंज r इक्वल टू वेलोसिटी कितना है बाबू, √2gh है, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है बेटा √2 इंटू 4h माइनस स्मॉल h डिवाइडेड ओवर g, एक g से g कैंसिल होगा। तो r इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे, r इक्वल टू आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 4 जा 16h, 2 2 जा 4 4 जा 16h माइनस 4 स्मॉल लेटर h। ये आपको मिला रेंज की वैल्यू, समझ आ रही बात। अब कह रहे हैं कि बताओ h कितना हो कि रेंज आपका क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में बेटा, h के रिस्पेक्ट में। और अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाए तो आपको पता है कि बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, तो हाफ सामने आएगा, क्लियर है। चलिए, अगर हाफ आपका सामने आ चुका है तो अब आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 16h माइनस 4h पे पावर -1/2 इंटू चेन रूल के हिसाब से बेटा, अब अंदर वाले फंक्शन का ये तो 0 और ये -4 है, तो -4, क्लियर है। अब ये 2 टाइम में जाएगा 2, और इसको डिफरेंशिएट करके 0 होना चाहिए बेटा, तो ये 2 टाइम में चला गया, तो 2 भी इधर भेज दो, 0 हो गया। तो आपको मिला 16h माइनस 4h इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 4 ऑफ h, h इक्वल टू 4 ऑफ h। 4 ऑफ h का मतलब यानी कि ये जो हाइट होना चाहिए बेटा वो 4h होना चाहिए। तो 4h क्या हो रहा है, इस टैंक से बाहर चला जा रहा है। देखो बाबू, 4h क्या हो रहा है, इस टैंक से बाहर चला जा रहा है। तो टैंक से बाहर थोड़ी होल करेंगे, पानी निकलेगा थोड़ी। तो हमें क्या यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन में लेकर के चलना होगा कि हम इसको h हाइट यानी कि डेप्थ पे एकदम बिलो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें यहाँ पे होल करना पड़ेगा h पे। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया गया है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, 4h बाहर निकल जाएगा इस वजह से, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका एच ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहीं पे होल करना पड़ेगा। अगर मेरा आंसर 4H आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 4H पे आप होल करने लगोगे। 4H का मतलब हो गया कि इस टैंक के बाहर होल थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 22, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ सम टाइम पीरियड टी, what will be the percent change in the time period if amplitude, beta amplitude is not dependent on time period, so it will remains unchanged. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक साइनोसोडियल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग शोज अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको बताना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखो बेटा, अगर कोई स्ट्रिंग पे ये वेव बनाया जा रहा है तो इस वाले पार्टिकल की टेंडेंसी क्या है, ऊपर जाने की। बोलो हाँ या ना यार। तो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर हो गई, यानी कि 1 स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। और हमें पता है कि अगर कोई ऊपर पार्टिकल जा रहा है अपने मीन पोजीशन को छोड़ करके, तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, किधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगता है बेटा, मीन पोजीशन, जिधर की तरफ फोर्स लगेगा उधर ही की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन स्टैंड्स फॉर 3। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या कह रहा है, फॉर द गिवन इंसिडेंट रेज एज शोन इन द फिगर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा देखो ये कंडीशन दिया हुआ है, आप सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे बेटा। तो ν1 sin 45 इक्वल टू ν2 साइन ऑफ r। तो ν1 की वैल्यू बेटा 1, sin 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू ν2 साइन ऑफ r। तो साइन r की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2, यानी कि न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। ये मिला इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है मेरी बात। अब आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो, r और थीटा और 90 मिलकर के 180 होगा बेटा। r प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा, 180। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 90 माइनस r। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, 90 माइनस r। ठीक, ओके सर। अब बताओ बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ रखें क्रिटिकल एंगल का कंडीशन देखा जाए, तो क्रिटिकल एंगल के लिए साइन थीटा सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर ये थीटा क्रिटिकल एंगल है, कह रहा है बेटा कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ये बाउंस बैक कर जाए। तो बाउंस बैक करने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो हमने लिख दिया साइन थीटा सी इक्वल टू 1/ν। ठीक है, तो अब मुझे बताओ बेटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस आर रख दो, तो साइन 90 माइनस आर इक्वल टू क्या मिला, 1/ν मिला। तो ये मिला आपको क्या, कॉस आर इक्वल टू 1/ν। तो एक इक्वेशन कॉस आर का मिला, एक इक्वेशन साइन आर का मिला, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू 1/ν स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/ν स्क्वायर। अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन कर लें तो आपको मिलेगा बेटा, यहाँ पर मिलेगा 1 + 2 यानी कि 3, और ये कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू 3/2 न्यू स्क्वायर। तो न्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, √3/2। न्यू की वैल्यू √3/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर में आएगा 3/2, स्क्वायर रूट इधर जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा 3/2। तो न्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3/2, ग्रेटर होना चाहिए 3/2 से। ठीक, तभी तो आपका क्रिटिकल एंगल यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अ कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ रियल इमेज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेटा पहला इमेज जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। When the lens is shifted to a new position without disturbing the object and the screen, we again get a real image on the screen by 27 सेंटीमीटर। दूसरा इमेज 27 सेंटीमीटर पे मिल रहा है बेटा लॉन्ग। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 27 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है बेटा √L1 इंटू L2। तो ऑब्जेक्ट बराबर √L1 है बेटा 12 इंटू 27। तो ओ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 18 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 27 आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, आपको 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। नया बेटा क्वेश्चन 26, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। देखो बेटा एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका फोकल लेंथ दिया है बेटा कितना, 24 सेंटीमीटर, और ये कितने में होता है, माइनस में होता है। वेन इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ओ, इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 9 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, इमेज की वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ। हमने पढ़ाया था आपको कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू, और कौन सा मैग्निफिकेशन बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा। तो हमें तो मैग्निफिकेशन चाहिए होगा, तो मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा बेटा, v चाहिए होगा। फिलहाल u पता है, f पता है, तो v निकाल सकते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v, और क्योंकि मिरर है 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, -24 इक्वल टू 1/v, और u कितना दिया बेटा, -60। तो आपके पास आएगा बेटा 1/v इक्वल टू 1/60 माइनस 1/24। तो बेटा 60 इंटू 24 हो गया आपके पास,
तो यहाँ पर आया आपके पास 24 माइनस 60 इक्वल टू 1/v। तो अब बेटा देखो 1/v इक्वल टू माइनस 36/60 इंटू 24। ठीक, अगर हम 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 20। तो v इक्वल टू कितना है बेटा माइनस 40 सेंटीमीटर। v कितना है माइनस 40। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा माइनस v बाई यू। तो मैग्नीफिकेशन आपके पास कितना है v कितना निकाला बेटा 40 और u कितना निकाला आपने दिया हुआ था 60। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। मैग्नीफिकेशन कितना है 2/3। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया बेटा 9 दिया है, कटेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा ऑप्शन नंबर 3 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था, आई थिंक आपको याद होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय। देखो बेटा यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 mm में और कैपिटल डी दिया हुआ है आपका 150 सेंटीमीटर। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, लैम्डा 1 आपका कितना दिया बेटा 650 नैनोमीटर, लैम्डा 2 आपका कितना दिया बेटा 520 नैनोमीटर। कह रहा है कि is used to obtain the interference fringes on the screen the least distance from the common central maximum to the point where the bright fringes due to the both wavelength coincide। तो यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से है बेटा, ये सेंट्रल लाइन है। कह रहा बताओ यहाँ से कितनी दूरी पर y की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि दोनों वेवलेंथ के वजह से जो ब्राइट फ्रिंज है आपस में कोइंसाइड कर जाए, यानी कि ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन पहले वाले वेवलेंथ के लिए कितना होगा बेटा n1 लैम्डा 1 स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, और y दूसरे वाले के लिए कितना होगा बेटा ये y1 ये y2 कर लेते हैं n2 लैम्डा 2 डी अपॉन कैपिटल डी। और कह रहा है y1 बराबर y2 होना चाहिए, दोनों कोइंसाइड करेगा तभी जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी बेटा। तो अब रखेंगे n1 लैम्डा 1 डी अपॉन कैपिटल डी डिवाइडेड ओवर n2 लैम्डा 2 डी अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी से कैपिटल डी, स्मॉल डी से स्मॉल डी कटा, n1 अपॉन n2 इक्वल टू बेटा आया आपके पास लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 आपके पास आ गया 520 और ये आ गया 6500, 0 से 0 कट गया बेटा। और ये आपका जाएगा किससे 52 अपॉन 65, 52 अपॉन 65। तो n1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितना बेटा, ये और सिंप्लीफाई होगा क्या 52 अपॉन 65। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हम लोग इसको रख के सॉल्व कर लेंगे बेटा। n1 की वैल्यू आई आपके पास कितना 52 और n2 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 65। तो अब y इक्वल टू क्या लिखा था आपने n1 लैम्डा 1 डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो अब एक काम करेंगे बेटा y का एक्सप्रेशन लिखो, y इक्वल टू n1 यानी कि 52 इंटू लैम्डा 1, तो पहले वाले का वेवलेंथ 650 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू स्मॉल डी 0.5 है तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में कन्वर्ट हो गया, अपॉन कैपिटल डी है बेटा 150 इंटू 10 टू द पावर -2। बेटा इन पूरे नंबर्स को सॉल्व करेंगे आपको y की वैल्यू मिलेगी और यही आपसे y पूछ रहा है 7.8 mm आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 28, आप लोग यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है 3 पोलराइड्स आर केप्ट कोएक्सियली एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहला वाला ट्रांसमिशन एक्सिस और थर्ड वाला ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पोलराइजर इज 60। तो पहला बेटा ये पोलराइजर है, दूसरा पोलराइजर ऐसे रखा गया है पहले से 60 डिग्री के ऊपर। तो अगर यहाँ से इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ से इंटेंसिटी I0/2 आएगा, तो और इसके पास से इंटेंसिटी कितना आएगा बेटा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, I0/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/4 यानी कि I0/8। तो यहाँ से जो लाइट निकला बेटा वो I0/8 आया है, समझ रही बात। अब और वेव कैसे आ रहा होगा, लाइट कैसे आ रहा होगा ऐसे, तो इसके साथ 60 बना रहा है तो इसके साथ कितना बनाएगा 30 बनाएगा, बोलो भाई। तो अब मुझे एक बात बताइए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा I0/8 ये वो इंटेंसिटी जो यहाँ से बाहर निकला है इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो I0/8 इंटू कॉस 30 के लिए √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो 3I0/32, तो 3I0/32 ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ठीक है ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसको ऐसे लटका दिया गया है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2π√L/g होगा। अब कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो जी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
क्यों चेंज हो जाएगा बेटा? क्योंकि mg लगता है नीचे की तरफ और ये एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगेगा। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर दिया है और ये चार्ज है तो फोर्स कितना लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो g विल बी t इक्वल टू 2π/L/g। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसको इफेक्टिव करना पड़ेगा, g इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 2π/L/, एक तो g अर्थ वाला और दूसरा बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? QE/m। यहाँ पे लिखेंगे QE/m। तो ओवरऑल देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या हो गया बेटा? डिनोमिनेटर वाला फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? इट्स टाइम पीरियड ऑफ SHM एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट वाज अनचार्ज। जब ये अनचार्ज रहा होगा बेटा तो इसका टाइम पीरियड 2π/L/g रहा होगा, है कि नहीं? अब देखो, और जब ये चार्ज हो गया तो इसका t हो गया 2π/L/g। g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव लिखेंगे कैसे? एक तो g जो नीचे लग रहा है और माइनस इसमें से करेंगे क्या बेटा? QE/m। ये आया g इफेक्टिव। तो वैल्यू क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। कम होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा, विल इंक्रीज। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका साइड है a की वैल्यू है बेटा 0.5 और ऐसे रखा गया है। ऐसे रखा गया है मतलब समझ पा रहे हो बेटा? यानी कि ये जो क्यूब का फेस है ये वो y इक्वल टू 0 पे रखा गया है और y इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यानी कि इस वाले फेस से ये जो मैंने येलो कलर का शेड किया है इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना आएगा? 0। यानी कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। जो भी फ्लक्स आएगा वो किसके लिए आएगा बेटा? ऊपर वाले के लिए आएगा, इसके लिए। तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी बेटा? 150y², 150 इंटू वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटा? ये जितना ऊपर होगा, कितना ऊपर है? 0.5 इंटू 0.5। क्लियर है बेटा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया क्या होगा बेटा? 0.5 का स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब ये जो फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर होगा। तो आपसे Q इनक्लोज पूछ रहा है, तो Q इनक्लोज इक्वल टू 150 इंटू 0.25 इंटू 0.25 और Q चाहिए तो बेटा ε0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8.85 इंटू 10⁻12 और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या? Q इनक्लोज, जो कि आएगा बेटा अप्रॉक्सीमेट में 8.3 इंटू 10⁻11 C। मैं चाहूँगा कि ये कैलकुलेशन आप लोग निपटा दीजिए। अब बेटा ये वाला सर्किट देखो, एक्चुअली में ये जो सर्किट है वो किस इस प्रकार से है? व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कुछ इस प्रकार से है सर्किट। बेटा ये 2R है, ये 2R है, ये भी 2R है और ये भी 2R है और ये RR और ये 2R और 2R। अगर आप देखोगे बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो अगर ऐसा है कि एडजेसेंट साइड का रेशियो इक्वल है तो डायगोनल के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बेटा? ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये P है और ये Q है। तो बेटा 2R और 2R सीरीज में जुड़ा है तो कितना है? 4R। R और R सीरीज में जुड़ा है तो कितना हुआ? 2R। और वापस से 2R क्या हो गया बेटा? 4R। तो 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R, यही है बेटा क्या आपका? 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि आपसे पूछ रहा था R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो बेटा 4R 2R और 4R, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4R इंटू 2R, मान लो ये लिख दिया मैंने 4R इंटू 2R। तो 4R से 4R कट गया, ऊपर चला गया 2R, प्लस 2R से 2R कट गया, ऊपर चला गया 4R, प्लस बेटा R से R कट गया तो 4 स्मॉल R। समझ बात? तो अब आएगा बेटा 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा? आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। R इक्विवेलेंट आएगा आपको बेटा 2RR। आप चाहो तो बेटा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 2RR/R+R। मैंने लॉजिक आपको बता दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक सर्किट दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि करंट प्रिडिक्शन करो। क्या करो? करंट का प्रिडिक्शन करो। मान लेते हैं बेटा मेरा करंट कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो बेटा ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। करंट जिधर से घुसता है उसको हम लोग प्लस मानते हैं, इसको हम लोग माइनस मानेंगे, इसको हम लोग प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे। ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस है। सब लिख लिया? अब इस सर्किट में बेटा मैं चाहूँगा कि आप लोग लूप लॉ लगाओ। लूप लॉ के अकॉर्डिंग बेटा देखो यहाँ पर प्लस है तो बाद वाला साइन कितना है? -10 है। आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं सर्किट में करंट कितना है? I। तो I और 2I मिलकर के 2I होगा बेटा, और साइन कौन सा होगा? -2I। आगे बढ़ेंगे -7I और आगे बढ़ेंगे -I और बेटा आगे वाला साइन +5 इक्वल टू कितना? 0। तो 10 में से 5 गया -5 इक्वल टू
2 और 7 9 और 9 1 10 है, और ये 10 आई प्लस में आएगा तो बेटा आई इक्वल टू क्या हुआ 5/10 -5/10, तो -1/2। क्योंकि ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब मेरा करंट का एजम्पशन क्या है, गलत है। तो पहली बात करंट कितना है बेटा 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर इधर दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। और माइनस में आने का मतलब है मैंने ऐसे माना था करंट BEA, मैंने क्या माना था करंट BEA, लेकिन एक्चुअली में क्या है AEB, करंट का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या कह रहा है। अ रेजिस्टेंस R whose value is varied from 1 ohm to 5 ohm connected to a cell। देखो बेटा ये एक रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R, यहाँ पर एक मैंने सेल लगाया और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है। पावर मैक्सिमम तब होता है जब कैपिटल R किसके बराबर हो जाए बेटा, स्मॉल r के बराबर हो जाए। और कह रहा है कि कैपिटल R वैरी कर रहा है 1 से 5, यानी कि पावर को मैक्सिमम होने के लिए R की वैल्यू, यानी कि बाहर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। यानी कि पहले अगर R की वैल्यू 1 ओम रहा होगा तो R कम रहा होगा। अगर R की वैल्यू 2 ओम हो गई तो R थोड़ा सा बढ़ गया होगा, क्यों है ना, क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि R इक्वल टू 3 ओम पे पावर कितना हो जाना है, मैक्सिमम हो जाना है। तो पहले क्या हो रहा है बेटा, वैल्यू इंक्रीज कर रही है और उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए टेक्निकली, बट फिर भी मैं कर दे रहा हूँ बेटा आपको। पहला वाला कैपेसिटर क्या होगा, C1 इक्वल टू K1, एरिया पूरा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, तो D इधर 2 इधर, ये C1 आ गया। C2 कितना होगा बेटा, C2 वापस से उतना ही होगा 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू कितना है बेटा आपके पास, D तो आपके पास ऊपर चला गया, तो आपको मिला 2K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस C2 कितना है बेटा D अपॉन 2K2 होगा बेटा, यहाँ पे कितना है 2K1 D अपॉन 2K1 A एप्सिलॉन नॉट, तो 1/C इक्वल D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट, और मिला क्या 1/K2 प्लस 1/K1। तो बेटा आपके पास आएगा 1/C इक्वल टू D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 K2 और K1 प्लस K2। तो C कितना आया बेटा आपके पास आया 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यह आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL न्यू नॉट I इनक्लोज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द एम्पियर। एम्पियर्स लॉ करेक्टेड ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल बॉडी, गलत। एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा स्ट्रेट वायर पे भी लगता है, सर्कुलर वायर पे भी लगता है, ऐसा आर्क पे भी लगता है, सेमी सर्कुलर आर्क पे भी लगता है, तो केवल अनसिमेट्रिक को नहीं, सिमेट्रिक पे भी लगता है। एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल, ओनली नहीं, केवल सिमेट्रिकल बॉडी पे नहीं लगेगा बेटा, अनसिमेट्रिकल बॉडी पे भी लगता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ सिमेट्रिक, हाँ बेटा ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, करेक्ट है। समझ रही बात कि दोनों के ऊपर ये काम करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काई की वैल्यू कितना कह रहा है बेटा 6 × 10⁻⁻4 कह रहा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू कितना दिया बेटा 4 × 10⁻3 दिया हुआ है। इंटेंसिटी I बराबर पूछ रहा है बेटा, तो I की वैल्यू क्या होता है काई H, तो I इक्वल टू काई की वैल्यू बेटा 6 × 10⁻⁻4 और यहाँ पर H की वैल्यू 4 × 10⁻3, तो 6 × 24 × 10⁻⁻1, तो I इक्वल टू क्या गया बेटा 2.4, I इक्वल टू 2.4 एम्पियर मीटर। सो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि VA और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, VA भी बताना है। तो सबसे पहले बात हम लोग सबके अक्रॉस पोटेंशियल लिख लेते हैं बेटा। तो सबके अक्रॉस अगर पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो हमें पहले Q की वैल्यू बताओ। Q दिया हुआ है बेटा आपका t² - 4, तो टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर Q कितना आएगा 3 3 9 - 4 कितना आया 5। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V कैपेसिटर कितना आएगा बेटा आपके पास V इक्वल टू Q/C, Q है 5 और C आपका 5 यानी कि 1 वोल्ट। ओके, अब आगे हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है बेटा, इंडक्टर -L di/dt। तो सबसे पहले तो आपको di/dt निकालना पड़ेगा। तो di/dt कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पर निकालो Q इक्वल टू t² - 4, तो dQ/dt कितना हुआ आपके पास आया 2t, और यही क्या है करंट है, तो करंट है आपका 2t, I इक्वल टू 2 × 3 यानी कि करंट आया आपके पास कितना 6। अब इस वाले करंट को di/dt लिखो, di/dt कितना होगा बेटा आपका 2, तो di/dt कितना है 2, तो इंडक्टर के क्रॉस di/dt निकालिए हमने,
ठीक है, और टोटल करंट ये भी निकाल लिया। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे बेटा, यहाँ से वी ए, यहाँ से आगे बढ़ो, वी ए बाद वाला साइन माइनस पोटेंशियल यहाँ का क्या आएगा क्यू बाई सी, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, बाद वाला साइन बेटा ये प्लस ये माइनस, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या माइनस आई आर इक्वल टू कितना वी बी। तो अब वी बी माइनस वी ए कितना होगा बेटा, वी ए बी चाहिए आपको, तो वी ए बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, इसको इधर लेकर के जाओ, इसको उधर लेकर के जाओ, तो क्यू बाई सी आ गया आपके पास कितना बेटा, क्यू है 5, क्यू बाई सी हो गया 1। ठीक बेटा, देखो इस पूरे माइनस वाले फंक्शन को उधर लेके गए हैं, बी वाले को इधर लेकर के आए, तो वी ए माइनस वी बी कितना आया वी ए बी, तो इस सब प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस एल की वैल्यू दिया है 0.5 और डी आई बाई डी टी कितना निकाला है 2, प्लस आई की वैल्यू कितना है बेटा 3 एम्पियर, सॉरी आई है 6 एम्पियर इंटू 1, तो वी ए बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 5 1 1 प्लस 1 2 प्लस 6 कितना आया 8 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 38 नंबर क्वेश्चन, देखो बेटा कह रहा है कि द फिगर शोज अ प्लेन फिगर मेड ऑफ कंडक्टर लोकेटेड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिमिनिशिंग द इंड्यूस करेंट। बेटा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो जो लेंज लॉ होता है वो क्या कहता है बेटा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो घटने वाले फ्लक्स को घटने नहीं देगा, यानी कि अंदर की तरफ अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर एक ऐसा करंट पैदा होगा जो अंदर की तरफ फ्लक्स पैदा करेगा ताकि घटे हुए फ्लक्स को क्या कर दे बढ़ा दे। तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बेटा ये है हमारे पास ये थंब मेरा और ये है आपका राइट हैंड, ठीक ऐसा करके ऐसा। तो अगर मेरा ये जो पहले हम लोग वायर देख लेते बेटा, कौन सा वाला हम लोग पहले वायर देख लेते पी वाले वायर, ये वाला बड़ा वाला वायर, ये पी वाले वायर को देखो, ये वाले वायर। तो इसमें करंट कैसे पैदा हो, बड़े वाले वायर में करंट कैसा पैदा हो बेटा कि फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ जाए। तो देखो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे अगर, तो अगर मैं इसको अपने ये वाले जो फिंगर्स हैं रेस्ट फिंगर्स, ये वाले जो फिंगर्स है ये वाले फिंगर्स, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो थंब है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि फ्लक्स तुम्हारा ऊपर आ रहा है, बट हमें फ्लक्स कितना चाहिए अंदर चाहिए, तो हमें यहाँ पर जो करंट पैदा करना पड़ेगा बेटा वो कैसा करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो पी में कैसा करंट आया क्लॉकवाइज। अच्छा तो पी में आ गया क्लॉकवाइज, तो वायर क्यू में कैसा आएगा बेटा, भाई वायर क्यू में तो उसी तरीके से रखा हुआ है, तो इसमें भी कैसा आएगा क्लॉकवाइज। और आर में कैसा आएगा, आर में कोई लूप बन नहीं रहा है बेटा, तो आर में ईएमएफ क्या होगा 0 आएगा। अब चेक कर लीजिए, इन वायर पी इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है पी में क्लॉकवाइज आ रहा है। इन वायर क्यू इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, नहीं इन वायर क्यू क्लॉकवाइज एकदम सही। इन वायर आर इज़ 0, तो ए सी डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक नेक्स्ट है बेटा, अ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट प्राइमरी वोल्टेज 8 किलो वोल्ट, तो V1 जो है बेटा वो कितना है 8 किलो वोल्ट है, एंड द सेकेंडरी वोल्टेज V2 कितना है बेटा 160 वोल्ट। लोड कितने लोड को सर्व कर रहा है बेटा, लोड P इक्वल टू कितना है बेटा 80 किलो वाट। अज्यूमिंग दैट द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल विथ प्योरली रजिस्टिव लोड वर्किंग ऑन द यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। द लोड इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सर्किट वुड बी, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में लोड कितना होगा बेटा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, P इक्वल टू क्या होता है बेटा V²/R, तो पावर है आपका 80 किलोवाट मतलब 1000, प्राइमरी वोल्टेज है कितना 8000 का स्क्वायर, और ये R इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 8000 इंटू 8000 डिवाइडेड ओवर 80 इंटू 1000, 1000 से 1000 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, तो आपको R1 प्राइमरी रेजिस्टेंस कितना मिला बेटा 800 ओम, प्राइमरी रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 800 ओम। अब सेकेंडरी रेजिस्टेंस निकाल लो बेटा, सेकेंडरी रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, वापस से वही P इक्वल टू V²/R, तो पावर तो 80,000 ही रहने वाला है, वोल्टेज कितना है 160, तो 160 इंटू 160 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है बेटा आपके पास वही निकालना है, तो R इक्वल टू बेटा 160 इंटू 160 डिवाइडेड ओवर 80,000, तो 10 खत्म हो गया, 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ मिला 800, यहाँ मिला 1600, तो 8 बन जाए 8, तो यहाँ 100 मिला, और ये 2 जा 16, तो बेटा ये 50 मिल गया, 2 से वापस से काट दो ये 25 हो गया, और ये कितना मिला 8, तो 8/25, तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 0.3, देखो
0.32, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आ रहा है। द एनर्जी शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डे ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 नैनोमीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्या कह रहा है? कह रहा है कितना एनर्जी ऐड किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर दे, अपने वेवलेंथ को रिड्यूस कर दे कितने, 1 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर तक। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोमेंटम P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k होता है, और k की जगह पे एनर्जी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? ओके, तो अब आपसे पूछ रहा है कितना एनर्जी ऐड किया जाए, है ना? तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं पहला वाला आपका क्या कितना है, 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर के लिए h अपॉन अंडर रूट 2m(E1) इक्वेशन नंबर 1 कितना कर देना है, 0.5 नैनोमीटर, यानी कि आधा नैनोमीटर, h अपॉन अंडर रूट 2m(E2), दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, कितना मिलेगा, 1 नैनोमीटर अपॉन 1/2 नैनोमीटर इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m(E1) इंटू अंडर रूट 2m(E2) अपॉन h से h कैंसिल होगा, 2m से 2m कैंसिल होगा, अंडर रूट E2 अपॉन अंडर रूट E1, ये 2 ऊपर चला गया, है कि नहीं? तो ये हो गया 2 इक्वल टू अंडर रूट E2 अपॉन E1, अंडर रूट E2 अपॉन E1। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4E1 इक्वल टू E2, 4E1 इक्वल टू E2, यानी कि सेकेंड टाइम की जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी हो जानी चाहिए, पहले के 4 टाइम के E1 को हो जानी चाहिए। तो कह रहा है कितना रिड्यूस किया जाए, कितना एनर्जी ऐड किया जाए, एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है। तो पहले E1 था, अब कितना हो गया बेटा, 4E1 हो गया, तो 4E1 में से एक E1 माइनस कर दो तो 3E1, यानी कि कितना एनर्जी ऐड करना पड़ा, 3E1, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, थ्राइस द इनिशियल एनर्जी का 3 टाइम। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट इज डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। देखो बेटा, कह रहा है फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा, गिवन एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर यही होता है EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। वर्क फंक्शन तो सेम है ना यार, तो अगर इसकी एनर्जी बढ़ा दोगे तो वर्क फंक्शन तो सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज़्यादा हो जाएगा। बोलो है ना? तो बिकम्स मोर देन डबल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इफ द आयनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, इट्स एनर्जी इन, देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे कितना हो जाता है, -3.4, n इक्वल टू 3 पे -1.5, तो ग्राउंड पे अगर 13.6 है तो n इक्वल टू 3 पे 1.5 आ जाएगा, 1.5 पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज 92 यूरेनियम 238 और 82 लेड 206, तो बताओ बेटा एटॉमिक मास नंबर में कितना चेंज आया, 238 में से 206, तो आई थिंक 32 आया। और एक अल्फा पार्टिकल में कितने मास नंबर की कमी होती है, 4, तो 32/4 करेंगे तो कितना अल्फा पार्टिकल निकला, 8 अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर 10 गलत, 4 गलत, 6 गलत, 8 अल्फा पार्टिकल सही, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा, 4 अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है बेटा कि इस लॉजिक गेट में कौन सी वैल्यू सही है, तो आप रन करा करके देख लो। ए की वैल्यू को 1 दो, यहाँ पर से 1 दिया, और बी की वैल्यू को 1 दो, यहाँ से भी 1 दिया, 1 और 1 मिल करके बेटा डॉट प्रोडक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा कितना, 1। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा 1 गया, यहाँ से हो गया 0 क्योंकि नॉट गेट लगा है, और यहाँ पे लगा 1, तो 1 और 0 मिल करके कितना आएगा बेटा, ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो 1 आएगा, और वापस से 1 और 1 मिल करके यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के 1 आएगा, और नॉट लगाए तो उल्टा रिजल्ट क्या आएगा, 0। और आपसे पूछ रहा है बेटा क्या, द आउटपुट इज 0, आउटपुट 0 कब आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 रन करा करके देख लो, 1 पे आपको क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है इस जीरो डायोड का आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज पूछ रहा है। आपको पता है कि वोल्टेज हम कैसे लिखते हैं बेटा, ये है 0 और यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 40, तो यहाँ पर कितना आएगा 40, और ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 0 और यहाँ पे 40, तो पोटेंशियल डिफरेंस लोड के अक्रॉस कितना आएगा 40 वोल्ट का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।